हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग पीजीबीपी देख रहे थे एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड विद सेक्शन नंबर 37। अब मैं आपको 28 से लेकर 37 तक पूरा रिवाइज भी करा चुका हूँ। 5 पार्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 6, 7, 8 तीन ही पार्ट बचे हुए हैं बच्चों। इस वीक के अंदर आपका पीजीबीपी खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी तक मैं आपको क्या बता चुका हूँ, सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 में बता चुका हूँ कौन कौन सी इनकम को आपको पी&एल में क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन 30 से लेकर 37 तक, जहाँ पर हमने ये देखा है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस को आपको पी&एल में डेबिट करने दिया जाएगा। अब हमें जो सेक्शन पढ़ना है ना बच्चों, वो पढ़ना है सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 बोलता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस को पी&एल में डेबिट नहीं कर सकते। इसका नाम होता है बिजनेस डिसअलाउंसेस। बिजनेस क्या बोलते हैं बच्चों, इसको डिसअलाउंसेस। इन खर्चों को पी&एल में डेबिट नहीं कर पाओगे। इसमें भी लिस्ट है, जैसे सेक्शन 30 में लिस्ट थी, सेक्शन 28 में लिस्ट थी, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, लिस्ट है। उन खर्चों को आप पी&एल में डेबिट नहीं कर सकते। चलिए फटाफट से उस लिस्ट को देख लेते हैं, कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड होते हैं। चलो सबसे पहला पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, यानी इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा है। पेबल आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का क्या करते हो, पेमेंट करते हो बच्चों, कहाँ करते हो, आउटसाइड इंडिया, तो आपके लिए खर्चा है। आप पे कर रहे हो ना बच्चों, और लेकिन पे कहाँ पे कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया। या फिर आप पे कर रहे हो इन इंडिया, इंडिया में पेमेंट कर रहे हो, लेकिन किसको पेमेंट कर रहे हो, टू दी नॉन रेसिडेंट। तो मतलब ये है कि आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फिर कोई भी ऐसा सम जिसके ऊपर इनकम टैक्स में क्या लगता है बच्चों, टैक्स लगता है, और आप उस चीज का क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। किसको पेमेंट कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया कर रहे हो। अच्छा, आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो चाहे रेसिडेंट को कर रहे हो चाहे नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर पेइंग आउटसाइड इंडिया। देखो, मैंने किसी पर्सन से लोन लिया, अब वो दुबई में रहता है बच्चों, अब वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इंटरेस्ट का पेमेंट कहाँ कर रहा हूँ बच्चों, आउटसाइड इंडिया। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, खर्चा है। या फिर मैं पेमेंट कर रहा हूँ बच्चों इंडिया में ही, या मैं पेमेंट कर रहा हूँ इंडिया में। अच्छा, इंडिया में किसको पेमेंट कर रहा हूँ, इन इंडिया टू दी नॉन रेसिडेंट। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ किसको पेमेंट कर रहा हूँ बच्चों, नॉन रेसिडेंट। तो याद रखना, आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हो तो किसको कर सकते हो, रेसिडेंट को कर सकते हो और नॉन रेसिडेंट को कर सकते हो, इस सेक्शन के हिसाब से। और इन इंडिया, इंडिया के अंदर किसको पेमेंट करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट को। तो सर इंडिया में अगर रेसिडेंट को पेमेंट किया तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अप्लाई होगा, है ना। तो चलिए, इन इंडिया टू दी नॉन रेसिडेंट। अब वो नॉन रेसिडेंट चाहे बच्चों कंपनी हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो या एचयूएफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन इंडिया चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट असेसी हो या फिर फॉरेन कंपनी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके लिए खर्चा है, और ये खर्चा आपको पी&एल में तभी डेबिट करने दिया जाएगा, ये खर्चा पी&एल में आपको तभी डेबिट करने दिया जाएगा, शेल ओनली बी अलाउड ओनली इफ टीडीएस इज डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। जब आप खर्चा का पेमेंट कर रहे थे तो आपने टीडीएस क्या कर लिया हो बच्चों, कट कर लिया हो। टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड, एंड वर्ड को ध्यान रखना, एंड डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अदरवाइज द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। देखिए बच्चों, क्या होता है, जब भी कोई पर्सन किसी पर्सन को एक्सपेंडिचर का पेमेंट करता है तो सामने वाले के लिए इनकम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, लेकिन सामने वाले की इनकम है। अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है टीडीएस का। आपने ये वर्ड सुना होगा, हमको इनकम टैक्स में इसका चैप्टर भी पढ़ना है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी पेयर ऑफ इनकम है ना, उस इनकम में से टीडीएस कट कर कर सामने वाले को पे करेगा। देखो, गवर्नमेंट को भरोसा नहीं कि अगर सामने वाले को पेमेंट मिल जाएगा तो वो उसके ऊपर टैक्स देगा या नहीं देगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो भी इनकम का पेमेंट कर रहा हो ना, वो टीडीएस क्या करके, टीडीएस कट कर कर सामने वाले को पे कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूँ बच्चों 1 लाख रुपए का, और गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके ऊपर 10% टीडीएस कट कर लो, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। तो मैं 90,000 सामने वाले को दे दूंगा और 10,000 किसको दे दूंगा, गवर्नमेंट को दे दूंगा। देखो, मेरा खर्चा तो 1 लाख रुपये ही रहेगा, सामने वाले को कितना पे करूंगा, 90,000, और 10,000 रुपये जो कट करे वो किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो अब इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं मालूम है, कि वो खर्चा, वो इंटरेस्ट का खर्चा पी&एल में तभी डेबिट करने दिया जाएगा जब आपने क्या करा हो, टीडीएस एक तो कट कर लिया हो। अच्छा, टीडीएस कब कट करना है, ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में ही
आपको टीडीएस, देखो प्रीवियस ईयर के खर्चे अपन ने 37 में पढ़ा था ना कि प्रीवियस ईयर के खर्चे P&L में लिखेंगे। तो बच्चों जो प्रीवियस ईयर में आपने खर्चा पे किया उसके ऊपर आपने टीडीएस क्या कर लिया हो, कट कर लिया हो, एंड कट करने के बाद उसको जमा करना है। अच्छा जमा कब करना है? जमा भी प्रीवियस ईयर में ही करना है क्या? नहीं, आप गवर्नमेंट के पास जमा कब तक कर सकते हो? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने इस कंडीशंस का फॉलो नहीं किया या आप टीडीएस कट करना भूल गए बच्चों, या फिर आपने कट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया, क्योंकि एंड वर्ड है। एंड वर्ड क्या बोलता है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपको टीडीएस क्या करना है, कट भी करना है। आपने कट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया तो भी गलती हो गई आपसे, तो आपको कट भी करना है जमा भी करना है, नहीं तो आपको वो एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट करने नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सामने वाले पर्सन को नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया में ही है और वो नॉन रेसिडेंट है बच्चों, और मैं उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करता हूँ, या फिर मैं आउटसाइड इंडिया, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, उसको मैं किसका पेमेंट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट करता हूँ, या फिर मैं उसको रॉयल्टी का क्या करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, या फिर मैं किसी और सम का उससे क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। और वो सम ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर इनकम टैक्स में क्या लगता है बच्चों, टैक्स लगता है। कोई एग्जम्प्ट इनकम का पेमेंट कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चर इनकम का पेमेंट कर रहा हूं, तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर तो क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं कोई ऐसा सम पे कर रहा हूं जिसके ऊपर इनकम टैक्स में क्या लगता है, टैक्स लगता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर टीडीएस कट करना है, एंड टीडीएस कट कर कर उसको गवर्नमेंट के पास जमा कर देना है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, नहीं तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। मैं उस खर्चे को P&L में, उस इंटरेस्ट को, उस रॉयल्टी को, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज को P&L में डेबिट नहीं कर सकता। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों इसको। मिस्टर राहुल ने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है। किसको पेमेंट किया है बच्चों? नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का जो उन्होंने पेमेंट किया है वो इंटरेस्ट की अमाउंट है 1 लाख, और ये पेमेंट उन्होंने किया है बच्चों 1 जुलाई 2019 को। अब आप बोलोगे सर ये तो इंटरेस्ट है, इसको P&L में आप डेबिट कर सकते हो। जी हाँ, एज पर 36 आप डेबिट कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 40 जो है वो ओवरराइड कर देगा। सेक्शन 40 क्या बोलता है, अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको ये डेबिट आप तभी कर पाओगे जब आप उसके ऊपर टीडीएस कर लो, कट कर लो। तो देखो बच्चों, मिस्टर राहुल ने इसके ऊपर टीडीएस कट कर लिया। देखो बच्चों, टीडीएस की रेट सिर्फ 10% है। सर ये 10% कहाँ से लाए बच्चों? इसके लिए आपको टीडीएस का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे। अभी तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि 10% से क्या करना है, टीडीएस कट करना है। वैसे नहीं भी गिवन रहे तो बच्चों आपको टीडीएस की रेट्स पता होनी चाहिए, जो हम टीडीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बिजनेस हेड पढ़ रहे हैं तो उसकी रेट्स अपन नहीं पढ़ सकते राइट नाउ, क्योंकि हर एक इनकम के लिए अलग अलग रेट क्या होती है बच्चों, टीडीएस के सेक्शंस में दी गई है। तो अभी से 10% है बच्चों। तो राहुल ने क्या करा, टीडीएस कट कर लिया 10,000 रुपये, एंड गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को। देखो बच्चों, अगर आप जुलाई में कट करते हो ना तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है 7 अगस्त को, मतलब कब, अगले महीने की 7 तारीख को। अगर आप अगस्त में कट करोगे तो 7 सितंबर, अक्टूबर में कट करोगे तो 7 नवंबर। तो उसने टाइम पर पेमेंट भी कर दिया बच्चों, टाइम पर क्या कर दिया है, गवर्नमेंट को पे भी कर दिया है। रिटर्न फाइलिंग तो बच्चों बहुत दूर की बात है, उसने तो क्या करा, अगले महीने ही क्या कर दिया बच्चों, पे कर दिया है। तो टीडीएस डिडक्ट भी हो चुका है, और टीडीएस क्या हो चुका है, डिपॉजिट भी हो चुका है। अच्छा, टीडीएस कब कट हो चुका है, प्रीवियस ईयर में, और डिपॉजिट भी कहाँ पर हो चुका है बच्चों, प्रीवियस ईयर में हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, ये खर्चा क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। चलिए अब जरा डिसअलावेंसेस वाली बात पे आते हैं। सारे केस को ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि इस एग्जाम्पल को एक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो फिर अगले एग्जाम्पल्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं मैं। मिस्टर राहुल ने किसको पेमेंट किया है बच्चों, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है। नॉन रेसिडेंट को किसका पेमेंट किया है बच्चों, इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। अमाउंट कितनी है, 1 लाख। इसके ऊपर टीडीएस कितना बनता है बच्चों, टीडीएस बनता है 10,000 का। आपने टीडीएस क्या कर लिया, कट कर लिया ऑन 1 जुलाई 2019, कट हो चुका है। लेकिन आपने डिपॉजिट जो किया है ना बच्चों, डिपॉजिट किया है वो किया है 1 दिसंबर 2019 को। डिपॉजिट आपने कब किया है, 1 दिसंबर 2019 को, मतलब गवर्नमेंट को पे कब कर दिया बच्चों, 1 दिसंबर 2019। अच्छा, अपना प्रीवियस ईयर क्या है बच्चों, 1920 इज अवर प्रीवियस ईयर। तो बताओ ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा। देखो जनरली तो जिस मंथ कट करते हैं उसके
अगले महीने की 7 तारीख को आपको पे करना होता है। लेकिन सेक्शन क्या बोल रहा है बच्चों, सेक्शन क्या बोल रहा है कि आपको डिपॉजिट कब तक करना है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होती है बच्चों, 1920 प्रीवियस ईयर है, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई, या फिर असेसमेंट ईयर का क्या होगा बच्चों, 30 सितंबर। आई मेरी बात समझ में बच्चों। तो अभी मैं हटा रहा हूँ 31 जुलाई को। मान लो कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या आएगा, 30 सितंबर 2020। अरे 30 सितंबर 2020 तक जमा करना था बच्चों, आपने तो कब जमा कर दिया, 1 दिसंबर 2019 को ही कर दिया। लेकिन सर वैसे तो आपने बोला कि अगले महीने की 7 तारीख को करना होता, तो ये तो लेट कर रहा है, तो कुछ पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगेगी क्या? कुछ लगेगी बच्चों, पेनल्टी वेनल्टी इंटरेस्ट लगता है, लेकिन वो अपन टीडीएस चैप्टर में देखेंगे, है ना। जब अपन टीडीएस का चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। अभी तो ये खर्चा जो 1 लाख का है ना, ये 1 लाख का डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि टीडीएस भी क्या हो चुका है बच्चों, कट हो चुका है, एंड रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले भी क्या हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। चलिए बच्चों, अब अपन बढ़ते हैं अगले केस पे। मिस्टर राहुल ने नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का क्या किया, पेमेंट किया। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, 1 लाख। उसके ऊपर टीडीएस कितना बनता था बच्चों, 10,000, 10% के हिसाब से। अब टीडीएस तो उसने क्या कर लिया बच्चों, कट कर लिया 1 जुलाई 2019 को, क्योंकि 1 जुलाई 2019 को उसने पेमेंट किया, तो 1 जुलाई 2019 को उसने टीडीएस कट कर लिया। लेकिन टीडीएस जो डिपॉजिट किया है ना, टीडीएस डिपॉजिट किया है 15 मई 2020 को। तो टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया बच्चों का प्रीवियस ईयर में, अपना प्रीवियस ईयर क्या है 19-20, यानी 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक। तो टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। 1 जुलाई 19 को टीडीएस क्या हो चुका है, कट हो चुका है। अपनी कंडीशन क्या थी जरा देखो, टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो बच्चों उसने जमा कब कर दिया, 15 मई 2020 को ही क्या कर दिया है, जमा कर दिया है। तो मतलब रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले हो गया, नहीं हो गया। रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है अपनी, 30 सितंबर 2020। तो ये खर्चा कब अलाउ हो जाएगा बच्चों, ये खर्चा अलाउ हो जाएगा कौन से ईयर में, 1920 में। आप 1920 के पीएनएल में 1 लाख को क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। बच्चों ये डाउट मत लाना कि 1 लाख को डेबिट करे कि 90,000 को डेबिट करे। भाई इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास करेगा वो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू नॉन रेसिडेंट कितना आएगा बच्चों, 90,000। और टू गवर्नमेंट यानी टीडीएस वो कितना आएगा आपका, 10,000। तो भाई खर्चा तो कितने से आएगा, 1 लाख से आएगा ना, उसको तो पे करना है, 1 लाख रुपए ही पे करना है। बस नॉन रेसिडेंट को कितने पे करने हैं, टीडीएस कट करके। और जो टीडीएस की अमाउंट है वो किसको पे करनी है, गवर्नमेंट को पे करनी है। तो वो 1 लाख रुपए पूरे की पूरे पिंडल में क्या कर सकता है, डेबिट कर सकता है। आई बात समझ में। इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जरा देखिए। मिस्टर राहुल ने नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। इंटरेस्ट का पेमेंट कितना किया है, 1 लाख। और जो टीडीएस है, जो टीडीएस बनता है वो 10,000 बनता है बच्चों। टीडीएस 1 जुलाई को ही क्या कर लिया, कट कर लिया। टीडीएस डिपॉजिट किया गया है बच्चों, टीडीएस डिपॉजिट किया गया है 15 नवंबर 2020 को, 15 नवंबर 2020 को। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, टीडीएस डिडक्ट तो कब हो चुका है, प्रीवियस ईयर में। टीडीएस डिडक्ट तो हो चुका है प्रीवियस ईयर में, 1 जुलाई 2019 को ही उसने टीडीएस क्या कर लिया था, कट कर लिया था। लेकिन जमा कब करा है, 15 नवंबर 2020, यानी 30 सितंबर ड्यू डेट होती है बच्चों रिटर्न फाइलिंग की। और आपने कब कर दिया, ड्यू डेट के बाद कर दिया है। तो मुझे बताओ क्या ये चीज़ 1920 के पीएनएल में आएगी क्या ये 1920 के पीएनएल में आएगी क्या बच्चों, ये 1920 के पीएनएल में नहीं आने वाला। ये खर्चा 1920 के पीएनएल में लिखा नहीं जाएगा। तो सर ये कब लिखा जाएगा, तो बच्चों अब आपने जमा कब करा है, 20 में करा, रिटर्न फाइलिंग के बाद करा है। तो याद है ना 43B में अपन क्या करते थे, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, है ना, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, यानी 2021 के पीएनएल में आप क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1920 के पीएनएल में जमा नहीं करने दिया जाएगा। सर ये तो सब्जेक्ट टू 43B जैसी बात हो गई। हाँ लेकिन बच्चों यहाँ 43B नहीं लगने वाला है, यहाँ पर ये बात किसने कर दी है, 40 ने ही कर दी है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट केस, जरा इधर ध्यान से देखो बच्चों, इधर ध्यान से देखो। मिस्टर राहुल ने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है इंटरेस्ट का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का पेमेंट किया है बच्चों। टीडीएस बनता है कितना, 10,000। और ये पेमेंट कब किया था, 1 जुलाई 19 को, 2019 को। टीडीएस कब कट कर लिया पता है, टीडीएस कट कर लिया है 1 मार्च
2020 को कट किया, 1 मार्च 2020 को क्या कह रहा है बच्चों, टीडीएस कट किया है। अब आप बोलोगे सर पेमेंट तो 1 जुलाई 19 को हुआ है, तो फिर ये टीडीएस कट 1 मार्च 20 को कैसे कर सकता है? देखो बच्चों, वो 1 जुलाई 19 को टीडीएस कट करना भूल गया होगा, फिर उसको 1 मार्च 2020 को कुछ और पेमेंट करना होगा, तो उस और पेमेंट में से उसने उस पेमेंट का तो टीडीएस कट कर लिया होगा, मार्च वाले का, और साथ में जो जुलाई का टीडीएस कट करना भूल गया था वो भी कट कर लेगा। तो उसने टीडीएस कब कट करा बच्चों? 1 मार्च 2020 को। अच्छा, उसको जमा कब कर दिया पता है? जमा कर दिया उसने 1 अप्रैल 2020 को। तो क्या वो अलाउड है या नहीं है, जरा देखते हैं बच्चों। तो टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, कट कब हुआ है? 1 मार्च 2020 को बच्चों। टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, तो अपना प्रीवियस ईयर में डिडक्ट हो चुका था, प्रीवियस ईयर वाली कंडीशन डिडक्शन की बात कंप्लीट हो चुकी है। फिर एंड क्या बोला था? डिपॉजिट रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले 1 अप्रैल को ही हो गया बच्चों, 1 अप्रैल 2020 को। तो दोनों कंडीशन क्या हो चुकी है? फुलफिल हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ हो जाएगा। अलाउ होने का मतलब क्या होगा? आप 1 लाख रुपए कहाँ लिख सकते हो? P&L की डेबिट साइड लिख सकते हो। अच्छा, डिसअलाउ होने का मतलब क्या होगा? ये 1 लाख रुपए को आपको P&L से हटाना पड़ेगा, इस 1 लाख रुपए को आप P&L में नहीं लिख पाओगे। चलिए, यहाँ पर मैं ऐसा करता बच्चों, सेम एग्जाम्पल रखता। देखो, मैं एक ही जगह बहुत सारे एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ बच्चों। इंटरेस्ट 1 लाख का है और पेमेंट कब किया? 1 जुलाई 2019 को। टीडीएस 10,000 का कट किया है 1 मार्च 2020 को, और गवर्नमेंट के पास जमा करा है 25 नवंबर 2020 को। तो बताओ अब क्या होगा? 25 नवंबर 2020 को किया तो अब क्या होगा, मुझे बताओ बच्चों। डिडक्शन तो कब हो चुका है? प्रीवियस ईयर में। खर्चा कब किया था बच्चों? 1 जुलाई 19 को। तो आपने कट कब करा? 1 मार्च 2020 को। तो कोई दिक्कत थोड़ी, प्रीवियस ईयर में कभी भी कर लो, प्रीवियस ईयर में हो चुका है। और डिपॉजिट कब हुआ है? डिपॉजिट हुआ है 25 नवंबर 2020 को, मतलब रिटर्न फाइलिंग की डेट के ड्यू डेट के बाद। तो बच्चों, एंड वाली कंडीशन फुलफिल हुई क्या? ये तो फुलफिल हो गई थी, लेकिन डिपॉजिट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो ये 1 लाख क्या हो जाएंगे? 1 लाख डिसअलाउ। ये 1 लाख को वो P&L में नहीं लिख पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज होल ऑफ द एक्सपेंडिचर 1 लाख पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे बच्चों? डिसअलाउ हो जाएंगे, उस 1 लाख को P&L में नहीं लिख पाएगा। एक लास्ट केस बच्चों, लास्ट केस तो नहीं, 1-2 केस और देखने पड़ेंगे बच्चों। अब जरा देखिए, टीडीएस को जो कट किया है, डिडक्ट किया है, वो किया है 3 अप्रैल 2020 को और 25 मई 2020 को डिपॉजिट कर दिया। अच्छा, पेमेंट कब किया था बच्चों? 1 जुलाई 2019 को। लेकिन आप उस दिन टीडीएस कट करना भूल गए थे, आपको 3 अप्रैल 2020 को कुछ और पेमेंट भी करना होगा बच्चों। तो उस और पेमेंट में से आपने उस पेमेंट का तो टीडीएस कट कर लिया होगा, प्लस 1 जुलाई 19 के टीडीएस का भी डिडक्शन कर लिया होगा। खर्चा कब का है? 1920 का। टीडीएस कब कट किया बच्चों? टीडीएस कब कट किया? 3 अप्रैल 2020 को। और डिपॉजिट कब कर दिया है? डिपॉजिट कर दिया है 25 मई 2020 को, तो रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले, है ना। तो डिडक्ट भी कब कर लिया बच्चों? रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले। और डिपॉजिट भी कब कर दिया? रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले। लेकिन लॉ की लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा है? टीडीएस शुड बी डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर, टीडीएस शुड बी डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। तो क्या मुझे बताओ बच्चों, इस केस में प्रीवियस ईयर में डिडक्ट हुआ है कि अगले साल डिडक्ट हुआ है? डिडक्ट तो अगले साल हुआ ना बच्चों। जमा आप रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले कर सकते हो, जमा आप अगले साल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले, लेकिन डिडक्ट तो कब करना है आपको? प्रीवियस ईयर में ही करना है। तो बच्चों, लॉ की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये 1920 के अंदर P&L के अंदर डेबिट करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अब आपकी कंडीशन कहाँ फुलफिल हो गई थी बच्चों? 2021 में। तो आप P&L में क्या कर सकते हो? डेबिट कर सकते हो। इस 1 लाख रुपए को आप P&L में क्या कर पाओगे? डेबिट कर पाओगे। तो सर 2021 में, 20 और 21 में उस साल का इंटरेस्ट आएगा? हाँ, अगर उस साल की कंडीशन फुलफिल हो गई तो उस साल का भी आएगा। लेकिन जो पिछले साल का इंटरेस्ट पिछले साल नहीं आ पाया था, 1920 में नहीं आ पाया था, उसका वापस आप कहाँ लिख सकते हो? 2021 में भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? चलिए बच्चों, मैंने बहुत सारे केसेस करा दिए, ये बात खत्म होती है आपके। नहीं, एक बात और बच गई बच्चों, काफ़ी अमेंडमेंट वाली बातें जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। मिस्टर राहुल ने क्या किया है? इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। किसको बच्चों? नॉन रेसिडेंट को इन इंडिया।
इन इंडिया। अच्छा, आउटसाइड इंडिया चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मिस्टर राहुल ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है किसको, एक नॉन रेसिडेंट को, कहाँ पर, इंडिया में। और ये जो पेमेंट था बच्चों कितने का था, 1 लाख का था। राहुल जी इस पर टीडीएस कट करना भूल गए, टीडीएस ही कट नहीं करा बच्चों, तो खेल ही खत्म। अब टीडीएस कट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए डिपॉजिट, और आपने कट ही नहीं करा, तो आपके लिए खर्चा क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए तो क्या हो चुका है बच्चों, डिसअलाउ हो चुका है, आप कट करना ही भूल गए हो। लेकिन बच्चों ज़रा देखिए, आपने जिस नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया ना बच्चों, जिस नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, वो बंदा बहुत ईमानदार था। उसने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा, उसने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा, उसने उस रिटर्न में जो ये इनकम हुई थी ना नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट की 1 लाख की, वो इंक्लूड करी, प्लस उस इनकम के ऊपर उसने टैक्स दे दिया। 3 कंडीशन जरा देखो बच्चों, आप तो टीडीएस कट करना भूल गए थे, लेकिन उस नॉन रेसिडेंट ने क्या करा, इनकम का रिटर्न भरा, साथ में उस रिटर्न में उस 1 लाख को इनकम भी दिखाया, और उस इनकम के ऊपर टैक्स भी एक्चुअली में क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब बच्चों नॉन रेसिडेंट ने रिटर्न कब भरा होगा जरा मुझे बताओ, असेसमेंट ईयर में भरा होगा, असेसमेंट ईयर में भरा होगा। नॉन रेसिडेंट की तो ये इनकम रही होगी बच्चों, अपने लिए तो खर्चा, लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए इनकम रही होगी 1920 की, तो 1920 का रिटर्न कब भरेगा, वो 2021 के अंदर भरेगा। अब उसके लिए ड्यू डेट थी से 31 जुलाई, तो उसने क्या कर दिया, 25 जुलाई के दिन, 25 जुलाई के दिन क्या करा बच्चों, इनकम टैक्स का रिटर्न भर दिया, और ये इस 1 लाख को क्या बता दिया, अपनी इनकम, भाई अपने लिए खर्चा है उसके लिए इनकम है, और उसने उस पर क्या दे दिया, टैक्स भी दे दिया। देखो गवर्नमेंट का मोटिव क्या है बच्चों, गवर्नमेंट का मोटिव क्या है कि उस इनकम के ऊपर क्या आ जाना चाहिए, टैक्स आ जाना चाहिए। आप कट कर लो तो अच्छी बात है, आपने कट नहीं किया लेकिन सामने वाले ने अपनी पूरी कंप्लायंसेस क्या कर दी, पूरी कर दी, तो एक अमेंडमेंट लेकर आए और ये बोला कि अगर आप क्या करते हो, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो नॉन रेसिडेंट को, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का, या रॉयल्टी का, या एनी अदर सम का पेमेंट करते हो, टीडीएस कट करना भूल जाते हो, लेकिन उस नॉन रेसिडेंट ने उसको इनकम कंसिडर करा है, उसे इनकम मान लिया है, और उसके ऊपर रिटर्न भर दिया है, टैक्स भर दिया है, तो बच्चों ये खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ये खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब ये मिस्टर राहुल को खर्चा क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा उस साल जिस साल की इस पर्सन ने, नॉन रेसिडेंट ने क्या भरा है, रिटर्न भरा है। इसका मतलब ये है कि 1920 के अंदर तो वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट रिटर्न कब भरा है बच्चों, 2021 में भरा है, तो ये मान लिया जाएगा कि राहुल ने अपनी कंप्लायंसेस कब कर ली है, 2021 में कर ली है, और राहुल पीएनएल के अंदर 2021 के अंदर 1 लाख को क्या कर सकता है, डेबिट कर सकता है। बट एक शर्त ये भी है कि राहुल को इस नॉन रेसिडेंट से एक क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई ये नॉन रेसिडेंट, तूने रिटर्न भरा है नहीं भरा है, तूने इनकम बताई नहीं बताई, तूने उस पर टैक्स दिया नहीं दिया, तो तू मुझे क्या दे दे, सर्टिफिकेट दे दे। तो राहुल के पास वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब कभी भी राहुल क्या कर सकता है, 2021 में, नॉट इन 1920 बच्चों, नॉट इन 1920, कब कर देगा, 2021 में क्या कर सकता है, पीएनएल के अंदर डेबिट कर सकता है। आई बात समझ में? तो बच्चों ये बात थी आपकी किसकी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की। चलिए फटाफट अपन सम अप करते हैं बच्चों इसको। अगर आपने कोई इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का, या ऐसा कोई भी अमाउंट जिसके ऊपर इस टैक्स, इस एक्ट में क्या लगता है बच्चों, टैक्स लगता है, उसका पेमेंट किया है आउटसाइड इंडिया टू रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, या फिर इंडिया में आपने पेमेंट किया है टू नॉन रेसिडेंट, चाहे वो कंपनी हो या नॉन कॉर्पोरेट एसोसिएट, डज नॉट मैटर, तो ये आपके लिए खर्चा है। इसको पेंडल में तभी डेबिट करने दिया जाएगा जब आपने उसके ऊपर टीडीएस कट कर लिया हो, कब, प्रीवियस ईयर में, एंड रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले, या अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आपने क्या कर दिया, उस टीडीएस जो आपने कट किया उसको गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया है। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करोगे बच्चों, तो आप पेंडल में 1 लाख रुपए क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, अदरवाइज वो 1 लाख आपको डेबिट करने नहीं दिए जाएंगे। फिर एक बात और याद रखना कि अगर आप टीडीएस कट करना तो भूल गए, और जब आपने कट ही नहीं किया होगा तो बच्चों डिपॉजिट कैसे करोगे, है ना, आपने टीडीएस ही कट नहीं किया बच्चों, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट ईमानदार निकला, उस नॉन रेसिडेंट ने 3 काम करे, एक तो रिटर्न भरा, फिर उसमें इनकम कंसिडर करी, जो 1 लाख था उसको इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट था, उसकी इनकम था, उसने इनकम कंसिडर करी, उसके ऊपर उसने क्या दे दिया बच्चों, टैक्स दे दिया, तो मिस्टर राहुल को वो खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन किस साल, किस साल, 1920 में कि 21 में, 21, जिस साल उसने रिटर्न भरा,
मान लिया जाएगा कि राहुल ने अपनी कंप्लायंसेस कब कर ली है, 2021 में कंप्लीट कर दी है। राहुल को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा नॉन रेजिडेंट से कि आपने ये सारी चीज़ें कर दी है, और राहुल अपने पेंडल में 2021 में वो एक्सपेंसेस को क्या कर सकता है, 1 लाख को डेबिट कर सकता है। 1920 में नहीं कर पाएगा बच्चों, कब कर पाएगा, 2021 में, अगले साल ही कर पाएगा। आई बात समझ में? तो दिस वॉज दी फर्स्ट एक्सपेंस जो कि डिसअलाउड होता है। चलिए बच्चों, अच्छा ये भी हम पढ़ चुके हैं। इफ द टैक्स इज डिडक्शन, इफ टैक्स इज डिडक्शंस इज मेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर और हैज़ बीन डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर बट डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सम विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच सम सच सम इज पेड। ये अपन देख चुके बच्चों। अगर रिटर्न फाइलिंग की बात करेंगे तो अलाउंस मिल जाएगी, लेकिन वो अगले साल मिलेगी, है ना। जिस साल आपने पे किया है उस साल आपको क्या मिलेगी, अलाउंस मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सेकेंड पॉइंट। अच्छा, जिसको जिसको ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, अभी एक बार वापस उसके पास चांस है कि मैं पूरा की पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा पॉइंट नंबर 2 के अंदर। सेम, ऑलमोस्ट सेम है बच्चों, बस एक छोटा सा यहाँ पर एक माइन्यूट सा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या रहेगी, सेम। तो जरा ध्यान से सुनना। एनी सम पेबल टू द रेसिडेंट, एनी सम पेबल टू द रेसिडेंट। देखो अभी क्या बचा था बच्चों, अगर हमने ऊपर वाला केस क्या देखा था, आउटसाइड इंडिया आप पेमेंट कर रहे हो किसको, रेसिडेंट को या फिर नॉन रेसिडेंट को, लेकिन इंडिया में आप क्या कर रहे हो, इंडिया में आप क्या कर रहे हो बच्चों, रेसिडेंट को पे कर रहे थे तो ऊपर कवर्ड नहीं था, इंडिया में तो सिर्फ नॉन रेसिडेंट को ही कवर्ड था। तो अब आ गया बच्चों, आप इंडिया में किसको पेमेंट कर रहे हो, रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो। तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी सम पेबल टू द रेसिडेंट, चाहे वो इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी हो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, या सैलरी हो, रेंट हो, कुछ भी हो बच्चों, एनी सम टू रेसिडेंट। अच्छा यहाँ पर क्या कवर्ड था, सिर्फ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। उनने तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया बच्चों, एनी सम पेबल टू द रेसिडेंट will be allowed only if tax has been deducted in the previous year and deposited before the due date of filing of return। मतलब बात सेम है कि आपको टैक्स कब डिडक्ट करना है, प्रीवियस ईयर में डिडक्ट करना है, या फिर डिडक्ट तो कर दो प्रीवियस ईयर में और जमा कर सकते हो बच्चों कब, अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अदरवाइज 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ नहीं होगा बच्चों। देखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पर 100% डिसअलाउंस थी, जो पूरा खर्चा था वो पूरा की पूरा डिसअलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 100% डिसअलाउंस नहीं है। यहाँ पर ये बोला गया है कि सिर्फ 30% जो खर्चा है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने डिफॉल्ट किया 1 लाख रुपए के खर्चे के ऊपर टीडीएस कट नहीं किया तो पूरे 1 लाख डिसअलाउ नहीं किए जाएंगे। 1 लाख का 30% यानी कितना होगा, 30,000 ही क्या किया जाएगा बच्चों, डिसअलाउ किया जाएगा। मतलब 70,000 स्टिल अलाउड रहेंगे, ओनली 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। देखो इंडिया में ही है और रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है बच्चों, है ना, इंडिया में ही और रेसिडेंट को, तो गवर्नमेंट को लगता है कि यार रेसिडेंट तो टैक्स भर ही देगा उसके ऊपर, तो थोड़ी हार्शनेस उनने क्या कर दी, कम कर दी, सिर्फ 30% ही क्या दिया, डिसअलावेंस दिया। लेकिन कोई रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रहता है तो बच्चों फिर तो 100% ही क्या रहेगा, डिसअलाउड। और इंडिया में आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करो तो क्या भरोसा वो इंडिया में रहे या नहीं रहे, वो भाग जाए पैसे लेके तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। इसलिए आपका पूरा खर्चा वहां पर क्या करवाया है, 100% डिसअलाउड करवाया है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों। अच्छा एक बात इसलिए बोला, ये यहाँ पर एनी सम क्यों लिखा है बच्चों, जरा देखना क्या होता है कि यहाँ पर तो लिखा है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो एनी अदर सम। अपन एक अगला सेक्शन पढ़ेंगे सैलरी टू नॉन रेसिडेंट, तो ये वाला पॉइंट सैलरी पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सैलरी टू नॉन रेसिडेंट आप पेमेंट करते हो तो बच्चों ये थर्ड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये सेकेंड वाला पॉइंट जो है ना, इंडिया के अंदर आप रेसिडेंट को चाहे सैलरी पे करो, चाहे इंटरेस्ट पे करो, चाहे रॉयल्टी पे करो, चाहे फीस फॉर टेक्निकल पे करो, या कोई भी सम आप क्या करिए बच्चों, पेमेंट करिए, उसके ऊपर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, एप्लीकेबल हो जाएगा। कमीशन है, अगर हम बात करते हैं, आप कमीशन की बात कर दो, या फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पेमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट किया है, एनी पेमेंट अगर आप क्या कर रहे हैं, लॉटरी के अमाउंट है तो लॉटरी के अमाउंट का आपने क्या किया है, पेमेंट किया है, इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, रॉयल्टी का पेमेंट किया है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट किया है, रेंट का पेमेंट किया है, सब की सब सम कवर्ड है किसके अंदर बच्चों, रेसिडेंट के केस में। तो आप जो भी पेमेंट करोगे ना रेसिडेंट को, उसके ऊपर क्या करना है, टीडीएस कट करना है और गवर्नमेंट के पास जमा भी करना है। मिस्टर राहुल ने क्या करा है बच्चों, मिस्टर राहुल ने
से रेंट का पेमेंट किया है, रेंट का पेमेंट किया है 6 लाख रुपए का, और से टीडीएस बनता है बच्चों कितना, 60,000 रुपये का। ये जो रेंट का पेमेंट किया था ये किया था 1 दिसंबर 2019 को, अपना प्रीवियस ईयर क्या है 1920, और जो टीडीएस बनता है 60,000 वो भी कट कर लिया 1 दिसंबर 2019 को, तो टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है कहाँ पर, प्रीवियस ईयर में, टीडीएस डिडक्ट हो चुका है प्रीवियस ईयर में। एंड फिर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद क्या करना था बच्चों, टीडीएस डिपॉजिट करना था, तो इसने टीडीएस को क्या कर दिया है, डिपॉजिट भी कर दिया है, टीडीएस डिपॉजिट कर दिया है 15 मई 2020 को। तो बच्चों ये खर्चा अलाउड होगा नहीं होगा, जी हाँ, वो 6 लाख रुपए पीएनएल में क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, क्योंकि टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। एंड डिपॉजिट आपने कब कर दिया है, अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, फाइलिंग ऑफ रिटर्न की ड्यू डेट तक आपने क्या कर दिया, उसको डिपॉजिट भी कर दिया। 30 सितंबर होता है बच्चों, है ना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो आपने क्या कर दिया है, तब तक डिपॉजिट भी कर दिया है, तो प्रीवियस ईयर में ही क्या करने दिया जाएगा, पीएनएल में डेबिट करने दिया जाएगा। अच्छा मैं ऐसा करूँ इसको यहाँ पर बच्चों, 15 मई 2020 की जगह मैं कर देता हूँ इसको 15 दिसंबर 2020। तो बच्चों 1920 के पीएनएल में तो डेबिट नहीं करने दिया जाएगा, रिटर्न फाइलिंग के बाद है, तो कब डेबिट कर सकते हो, नहीं, ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, क्या लिखा है, अदरवाइज 30% एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउ। तो बच्चों 6 लाख का कितना करना पड़ेगा आपको, 30%, 6 लाख का 30%, 30% कितना होता है, 1,80,000, तो 1,80,000 ही क्या होगा बच्चों, डिसअलाउड होगा। यानी 1920 के पीएनएल में तो वो कितना लिख पाएगा बच्चों, 1920 के पीएनएल में तो 4 20 लिख ही पाएगा, लेकिन कितना बच चुका है, कितना बच चुका है, 1,80,000, तो 1,80,000 1920 के पीएनएल में नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो रिटर्न फाइलिंग के बाद है, तो वो अब कब कर पाएंगे अपन, 2021 के पीएनएल में 1,80,000 लिख दिया जाएगा। आई बात समझ में, सिर्फ 30% ही क्या करना है बच्चों, डिसअलाउ करना है, बाकी 70% तो क्या रहेगा, अलाउ ही रहेगा। फिर ज़रा देखिए बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपने पेमेंट तो 1 दिसंबर 19 को किया है, लेकिन आपने टीडीएस कट करा है 1 अप्रैल 2020 को, और जमा कब कर दिया है, 15 दिसंबर 2020 को, तो नहीं, अपन एक काम करते हैं, 15 जुलाई 2020 को कर दिया है बच्चों, तो टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। ऐसा हुआ है क्या, नहीं, टीडीएस आपने प्रीवियस ईयर में नहीं काटा, 1 अप्रैल 2020 यानी अगला साल, यानी असेसमेंट ईयर क्या हो चुका है, चालू हो चुका है, तो आपकी प्रीवियस ईयर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो आप 1920 के अंदर, स्टिल 1920 के अंदर डेबिट नहीं कर पाओगे, कितना, ओनली 30% डिसअलाउड होगा, तो यानी 4,80,000 तो आप क्या कर पाओगे, डेबिट कर पाओगे। लेकिन आपने अब कंप्लायंसेस कब पूरी कर दी थी बच्चों, टीडीएस कट भी हो चुका है और डिपॉजिट भी हो चुका है, लेकिन कंडीशन इस साल पूरी नहीं हुई थी, इस साल नहीं हुई थी, कब हुई थी, 2021 में, तो आप क्या कर पाओगे, 1,80,000 जो बच गया है वो अगले साल के पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। चलिए फिर ऐसा भी बोलूँ मैं बच्चों कि अगर राहुल जो है वो टीडीएस कट करना ही भूल गए, तो भाई खेल ही खत्म हो गया, तो जमा भी नहीं किया राहुल ने, टीडीएस कट करना था बच्चों, लेकिन टीडीएस कट करना ही क्या हो गए हैं, भूल गए और पेमेंट कर दिया है। लेकिन जिसको पेमेंट किया है वो रेसिडेंट है, उसने उस चीज़ को इनकम कंसिडर किया, उसके ऊपर रिटर्न भर दिया और उसके ऊपर टैक्स भी जमा कर दिया, और साथ में राहुल ने क्या ले लिया बच्चों, सर्टिफिकेट भी ले लिया। तो अब राहुल ने कंप्लायंस नहीं करी थी बच्चों, तो राहुल के पीएनएल में 1920 में कितना डेबिट करने गया होगा, ओनली 30% डिसअलाउड है, यानी 4,80 तो उनको डेबिट करने दिया ही होगा, 30,000 उनको डिसअलाउ कर दिया होगा, तो 30% डिसअलाउ कर दिया होगा, यानी 1,80,000 क्या कर दिया होगा बच्चों, डिसअलाउ कर दिया होगा। तो बच्चों अब राहुल तो टीडीएस नहीं कट करा था, लेकिन रेसिडेंट ने अपनी सारी कंप्लायंसेस पूरी कर दी, इनकम कंसिडर कर लिया, रिटर्न भर दिया और उसके ऊपर क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। तो जो ये 1,80,000 है ना, जो ये 1,80,000 है, ये मान लिया जाएगा कि राहुल ने अपनी कंप्लायंसेस उस साल कंप्लीट कर ली है, राहुल ने अपनी कंप्लायंसेस उस साल कंप्लीट कर ली है जिस साल इस रेसिडेंट ने क्या भर दिया है, अपना रिटर्न भर दिया है। अब रेसिडेंट रिटर्न कब भरेगा बच्चों,
1920 का रिटर्न कभी भी भरा जाता है तो कब भरा जाता है 2021 में। तो मान लिया जाएगा, भला ही राहुल ने कंप्लायंस नहीं करी, लेकिन मान लिया जाएगा कि राहुल ने अपनी कंप्लायंस कर दी गई है और 1,80,000 वो राहुल 2021 के P&L में क्या कर सकता है, डेबिट कर सकता है। आई बात समझ में? तो बच्चों ये बात थी आपके सेकंड पॉइंट से रिलेटेड। तो चलो दोनों पॉइंट रिपीट करो, है ना। ये दोनों पॉइंट अभी मेन तो उसमें बस बच्चों बस ये TDS का ही लोचा है, बाकी तो पॉइंट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, बस ये दो ही पॉइंट क्या थे थोड़े से डिफिकल्ट थे। चलो ध्यान से देखो बच्चों, आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, किसका, इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का, और एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, देखो ये एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट को है ना बच्चों एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इस लेवल पे ज़रूरत नहीं है ना। एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट का मतलब उनने लॉ ने ये बोला है कि यार वो उसका नेचर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि ये वर्ड जो यूज़ किया है ना, एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, वो इन तीनों के बाद यूज़ किया गया है। तो बच्चों एनी अदर सम तो बोल दिया, लेकिन सारे सम नहीं होते हैं ना। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, सारे सम नहीं होते। अपन केस लॉ डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए अपन इतनी डिटेल में जाते नहीं है। सारे सम नहीं हो सकते, बस वही सम हो सकते हैं जो इन तीनों के नेचर के हो। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉटरी का पेमेंट किया है, लॉटरी, तो बच्चों लॉटरी का पेमेंट किया है तो फिर वो यहाँ पर कवर नहीं आ सकता, क्योंकि वो लॉटरी का जो पेमेंट कर रहे हो ना इंटरेस्ट जैसा है, ना वो रॉयल्टी जैसा है, ना वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। ये एनी अदर सम जो है ना, एनी अदर सम, इट इज कमिंग आफ्टर दिस वर्ड्स इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो इस एनी अदर सम का नेचर भी किसके जैसा होना चाहिए, इन सब के जैसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एनी सम लिखा हुआ है ना बच्चों, अब यहाँ पर एनी सम लिखा हुआ मतलब वो किसी वर्ड के आगे नहीं लिखा हुआ है, मतलब एनी सम मतलब एनी सम। आई बात समझ में? आप इसकी डिटेल में मत जाओ, आपको एग्जाम में जो पूछेंगे ना बस यही पूछेंगे कि यार ये नॉन रेजिडेंट को आप क्या पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का ही आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। और वो पेमेंट कहाँ पे कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया या फिर इंडिया में आप पेमेंट करते हो, किसको, सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट को। तो बच्चों वो अलाउ तभी किया जाएगा जब आपने उसके ऊपर TDS क्या कर लिया हो, कट कर लिया हो, एंड रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले जमा कर दिया हो। और TDS कब कट करना है, प्रीवियस ईयर में, अदरवाइज पूरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, होल ऑफ द एक्सपेंडिचर। लेकिन बच्चों अगर नॉन रेसिडेंट ने अपनी कंप्लायंस पूरी कर ली, इनकम कंसिडर कर लिया, रिटर्न भर लिया, टैक्स भर दिया, तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, व्हाट विल हैपन इन दिस केस कि ये अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन किस साल में बच्चों, प्रीवियस ईयर में नहीं, उसने जिस साल रिटर्न भरा उस साल कंप्लायंसेस कंप्लीट मान ली जाएगी, तो वो अगला साल 2021 में ही अलाउ किया जाएगा। फिर अगर आप रेजिडेंट को कोई भी सम, बच्चों अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो उस सम का कोई भी नेचर हो सकता है, कोई भी नेचर हो सकता है, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो रॉयल्टी हो, अगर चाहे वो सैलरी ही क्यों ना हो, एनी सम। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या था बच्चों, सैलरी क्यों नहीं कवर था, आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि सैलरी का जो नेचर है ना, सैलरी का जो नेचर है वो इनमें से किसी से मिलता जुलता नहीं है। ऐसा एक केस लॉ में एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन अपन वो केस लॉ को डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो। मैंने एक्चुअली बोलकर गलती करी, मुझे ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए थी इस लेवल पर। अब बस अब आप इतना समझ लो, इन नटशेल आप इतना समझ लो कि जो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो ना, तो वो आपसे एग्जाम में पूछेगा तो वो यही खर्चों से रिलेटेड पूछेगा, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या फिर वो एनी अदर सम में ऐसा बोल देगा कि फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। तो टेक्निकल सर्विसेज का, प्रोफेशनल सर्विसेज का नेचर ऑलमोस्ट क्या होता है बच्चों, सेम ही होता है, वही सम कवर्ड है, बाकी और कोई सा भी सम कवर्ड नहीं है। भले ही उसने लिख दिया एनी अदर सम, लेकिन बाकी और कोई सा भी सम वहां पर कवर्ड नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पर एनी सम बोल दिया बच्चों, एनी सम, चाहे वो सैलरी ही क्यों ना हो, किसको पे कर रहे हो आप, रेसिडेंट को पे कर रहे हो, तो आपको क्या कट करना है, TDS कट करना है। TDS कट करना है कब, प्रीवियस ईयर में, एंड आपको क्या करना है, उस TDS को जमा भी कर देना है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ऐसा कर दोगे तो वो खर्चा अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज दैट एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड। पूरा नहीं बच्चों, कितना, सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। फिर एक बात और याद रख लेना कि रेसिडेंट ने क्या कर दिया है, वो कंप्लायंस पूरी कर दी है, रिटर्न भर दिया, इनकम दिखा दी है, टैक्स भर दिया है, तो बच्चों वो खर्चा जिस साल उसने कंप्लायंस पूरी कर ली है, जिस साल उसने रिटर्न भर दिया है, उस साल मान लिया जाएगा कि उसने कंप्लायंस पूरी कर दी और आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ये बात थी बच्चों पॉइंट नंबर सेकंड की। फिर इसके बाद एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 3, सैलरी पेड टू नॉन रेसिडेंट। सैलरी पेड टू नॉन रेसिडेंट मतलब अब नॉन रेसिडेंट को आप क्या पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, ऊपर क्या पे कर रहे थे, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज।
तो सर यहाँ पर एनी अदर सम लिखा था, तो यहाँ क्या सैलरी कवर्ड नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये वर्ड जो एनी अदर सम लिखा है वो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बाद लिखा हुआ है, तो जो इसके नेचर का होगा वही यहाँ पर क्या होगा, एनी अदर सम में कवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, सैलरी वहाँ पर कवर्ड नहीं था, तो सैलरी के लिए अलग से पॉइंट बनाया। फिर आप किसी नॉन रेजिडेंट को क्या पे करते हो, सैलरी पे करते हो, विल ओनली बी अलाउड, वो अलाउ तभी किया जाएगा, वो अलाउ तभी किया जाएगा इफ टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस। देखो इंपॉर्टेंट है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस। अब सर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस क्या होती है? देखो ये होता है, टीडीएस कब भरना होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हाल ही बताया कि जिस भी मंथ का होता है उसके अगले महीने की 7 तारीख को आपको भरना होता है। तो बच्चों ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव सेक्शन है। जैसे अगर मैंने अप्रैल में सैलरी दी और 7 मई तक क्या नहीं करा, उसका टीडीएस जमा नहीं करा गवर्नमेंट के पास, तो बच्चों फिर बैंड बच जाएगी, मुझे उस सैलरी की अलाउंस नहीं दी जाएगी। और अगर आप 7 तारीख की जगह 8 भी कर दोगे तो बच्चों फिर वो अगले साल भी नहीं, इस साल भी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब अब ये बात आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट के अंदर कि अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो किसको, नॉन रेजिडेंट को, विल ओनली बी अलाउड इज टीडीएस डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस। अगर आपने टीडीएस की ड्यू डेट यानी 7 मई को, अगर मई का है तो 7 जून को, अगर जून का है तो 7 जुलाई को। अच्छा मार्च के लिए बच्चों जो आखिरी महीना होता है ना, उसके लिए ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल। अपन वहाँ पढ़ेंगे, जब अपन टीडीएस की ड्यू डेट आएगी ना, टीडीएस का चैप्टर पढ़ेंगे, तब अपन को टीडीएस की ड्यू डेट भी पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चों वहाँ पर अपन पढ़ लेंगे टीडीएस की ड्यू डेट क्या होती है। आपने 7 की जगह 8 भी कर दिया ना बच्चों, तो ना इस साल अलाउड होगा ना अगले साल अलाउड होगा। तो आप नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे कर रहे हो तो बहुत ध्यान से पे करिए, उसके ऊपर प्रॉपर टाइम पर टीडीएस कट कर कर क्या करना है, आपको जमा करना है। आई बात समझ में? फिर इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट 3 खर्चे जो आते हैं वो ये है कि कोई सेज, फीस या वॉट एवर नेम कॉल्ड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग और कंपनी। क्या पॉइंट बोला बच्चों, पता नहीं, ऐसा खतरनाक पॉइंट है ये डिसअलाउंस कौन सी, जरा देखिए। सेज फीस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं बच्चों, किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और अंडरटेकिंग और द कंपनी। चलिए समझते हैं, एक मतलब समझते हैं क्या बोल रहा है, कि कौन सा सम डिसअलाउ करने की बात कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या गवर्नमेंट कंपनी एक पर्सन है? क्या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी एक पर्सन रहेगी नहीं रहेगी? तो बच्चों हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी को भी क्या देना पड़ सकता है, टैक्स देना पड़ सकता है। अच्छा गवर्नमेंट इज नॉट दी पर्सन बच्चों, गवर्नमेंट पर्सन नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज, ये तो क्या रहेगी, पर्सन रहेगी। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, वो अपनी पिंडल बना रही है। अब क्या करा मालूम है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट को मालूम है कि यार जैसे एमपी गवर्नमेंट है और एमपी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड करके कोई स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, तो बच्चों उस एमपी रोड ट्रांसपोर्ट को प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट पे उनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कोई प्राइवेट बस वाले ऑपरेटर्स होते हैं, उनको क्या देना पड़ता है बच्चों, टैक्स देना पड़ता है। तो इस एमपी रोड ट्रेवल्स वालों को भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब स्टेट और ये एमपी रोड ट्रेवल का जो प्रॉफिट रहेगा वो किसके पास जाएगा भाई, उसकी शेयर होल्डिंग किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसका प्रॉफिट भी किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, चालाकी करती है, इनका प्रॉफिट कम करने की कोशिश करती है। अच्छा इनको जो प्रॉफिट होगा उससे जो टैक्स जाएगा वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या चालाकी करती है मालूम है, सेंट्रल का रेवेन्यू कैसे कम करते हैं, वो क्या करते हैं पता है, वो जानबूझ के एक फ़ीस डाल देंगे, बोले यार 3000 करोड़ रुपए की एक फ़ीस कलेक्ट करिए, तो उनसे उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये खर्चा है, अब ये खर्चा किसके पास चला गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अच्छा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो पर्सन नहीं है, उनके ऊपर तो क्या नहीं लगेगा बच्चों, टैक्स नहीं लगेगा। लोकल अथॉरिटी पर्सन है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या है बच्चों, पर्सन ही। तो 3000 करोड़ रुपए वहाँ से निकाल लिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गए बिना टैक्स के, इससे प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी सेस फीस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन से ही कलेक्ट कर रहे, और किसी से कलेक्ट नहीं करते, बस अपनी ही कॉर्पोरेशन से क्या करी इनने, कलेक्ट करी है।
हाँ, अगर ऐसा होता बच्चों स्टेट गवर्नमेंट सबसे कलेक्ट करता है ना, सबसे कलेक्ट करता है, चाहे वो प्राइवेट वाले हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे कलेक्ट, तो ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। जब आप सिर्फ और सिर्फ आप किससे कलेक्ट कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन से ही कलेक्ट कर रहे हो, यानी जानबूझ के अपना प्रॉफिट क्या करवाना चाहते हो, कम करवाना चाहते हो, तो ये खर्चा क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअलाउड हो जाएगा। इतना खास पॉइंट नहीं था, फिर भी अपन ने देखा इसको, कभी पूछा भी नहीं गया बच्चों, बस याद रख लेना कि सेज फीस बाय वॉट एवर रेट कॉल्ड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी हो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग 50% से, आपको पता होगा ना गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, 50% से ज़्यादा की क्या है बच्चों, होल्डिंग है, तो अपन क्या बोल देंगे, एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। तो ये खर्चा जो 3,000 करोड़ है ना बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे डिसअलाउड हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों जो पांचवा खर्चा डिसअलाउड होता है वो होता है टैक्सेस ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। टैक्सेस ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, याद है अपन ने पढ़ा था एक सैलरी हेड के अंदर, आखिरी में अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो पर्क्स के ऊपर है वो टैक्स, पर्क्स के ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो कौन पे कर देता है बच्चों, एम्प्लॉयर पे कर देता है। लेकिन मैंने आपको बताया था टैक्सेस ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स पेड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए बेनिफिट नहीं है, एक तरीके से बेनिफिट है, एक तरीके से तो क्या है बच्चों, बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होना चाहिए। लेकिन टैक्सेस ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं होते, उनके लिए क्या होते हैं बच्चों, एग्जम्प्ट होते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, वो एग्जम्प्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि साहब उनके लिए एग्जम्प्ट है ना, तो आपके लिए डिसअलाउड है, मतलब आपके लिए वो खर्चा नहीं माना जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपको क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। तो टैक्सेस ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स आर डिसअलाउड। अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहे ना पीडीएल के अंदर क्या दे रखा है, टैक्सेस ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स, तो बच्चों ये डिसअलाउड है, इसको वापस से प्रॉफिट में क्या करना पड़ जाएगा, ऐड करना पड़ जाएगा। चलिए फटाफट से पहले 5 पॉइंट बोलिए कौन कौन से पढ़े अपन ने। सबसे पहला तो अपन ने क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या एनी अदर सम, जिसका कि नेचर किसके जैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के जैसा। तो बच्चों वो आप किसको पे कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो या फिर इन इंडिया पे कर रहे हो बच्चों, किसको, किसी नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हो, तो वो अलाउ तभी किए जाएंगे जब आप उसके ऊपर टीडीएस कट कर लो प्रीवियस ईयर में एंड जमा भी कर दो कब, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड, पूरा की पूरा एक्सपेंडिचर क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइलिंग के बाद किया है बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं, इस साल नहीं होगा, अगले साल अलाउड हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट के केस में याद रखना 100% क्या होगी, डिसअलाउंस होगी। लेकिन फिर एक बात और याद रखना कि नॉन रेसिडेंट ने अगर रिटर्न भर दिया, इनकम कंसिडर कर लिया, उस पर टैक्स दे दिया और साथ में सर्टिफिकेट भी दे दिया, तो जिस साल उसने रिटर्न भरा ये मान लिया जाएगा कि आपने अपनी कंप्लायंस पूरी कर ली गई है और आपके पिंडल में टीडीएस को क्या करने जाएगा, डेबिट करने दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप किसी रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो भी टीडीएस कट करना है प्रीवियस ईयर में एंड डिपॉजिट भी करना है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, नहीं तो 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअलाउड। रेसिडेंट के केस में यहाँ पे एनी सम है बच्चों, एनी सम यानी सब कुछ आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स में जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो सारा की सारा सम यहाँ पर क्या हो चुका है बच्चों, कवर्ड हो चुका है। और यहाँ पर याद रखना टीडीएस नहीं काटा तो पूरा डिसअलाउंस नहीं होगा, ओनली 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। और जो बचा हुआ 30% है ना बच्चों, अगर आपने कंप्लायंस अगले साल पूरी कर ली तो आपके अगले साल की पिंडल में डेबिट करने दिया जाएगा। फिर एक और एक पॉइंट था बच्चों खास, सैलरी टू नॉन रेसिडेंट विल ओनली बी अलाउड इफ टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस। वेरी रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट था बच्चों, है ना। यहाँ पर क्या बोला था कि वो ड्यू डेट ऑफ टीडीएस के पहले पहले ही क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में करोगे तो फिर आपको तो अलावेंस दी ही नहीं जाएगी, है ना। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वेरी रेस्ट्रिक्टिव पॉइंट। फिर हमने देखा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन से कोई भी फीस कलेक्ट कर लेती है बच्चों, लेकिन वो सिर्फ वो स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन से या उस स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी से ही कलेक्ट कर रही है, चालाकी कर रहे हैं, जानबूझ के प्रॉफिट कम करना चाह रहे हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए। अब जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, वो सोचेंगे ना कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन का पूरा पैसा किसके पास आ जाए, हमारे पास ही आ जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप सिर्फ अपनी ही कॉर्पोरेशन से कलेक्ट कर रहे हो ना, तो वो खर्चा क्या कर दो, डिसअलाउ कर दो। फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को पर्क्स देता है, डेट आर कॉल्ड एज द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पर्क्स, उसके ऊपर टैक्स भी कौन भर देता है बच्चों, एम्प्लॉयर भर देता है।
तो ये अपन ने पढ़ा था कि जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पग के ऊपर टैक्स का पेमेंट कर देगा तो ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट तो है, लेकिन ये एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं होगा। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं बच्चों कि जब उसकी वहाँ सैलरी पे ऐड नहीं हुआ है, उसके लिए उसको वहाँ पर टैक्स नहीं किया है, एक तरीके से वहाँ एग्जाम कर दिया, तो यहाँ टैक्स कर दिया। यहाँ टैक्स कैसे कर दिया बच्चों? जब खर्चा डिसअलाउ कर दिया तो आपको ऑटोमेटिक क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स देना पड़ जाएगा। ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर बच्चों एक आखिरी पॉइंट अपन देखते हैं इस वीडियो का, वो ये है कि एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव विल बी डिसअलाउड। एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव विल बी डिसअलाउड। सेक्शन 48(2), अगर आप किसी भी रिलेटिव को किसी भी चीज़ का मार्केट वैल्यू से ज़्यादा क्या कर रहे हो बच्चों? पेमेंट कर रहे हो। आई शुड रादर से आर्म्स लेंथ प्राइस, ALP। अभी के लिए आप मान के चलो इसका मतलब मार्केट वैल्यू होता है। अपन को ये पढ़ना भी नहीं, अपने सिलेबस से हटा दिया है बच्चों। ALP है ना, आर्म्स लेंथ प्राइस पहले हुआ करता था जो ये ओल्ड सिलेबस में। अब आपने किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ का मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने अपने भाई को अपने बिजनेस में सैलरी पर जॉब पे रखा, उसकी सैलरी अगर आप वो एक तरीके से छोटा मोटा काम करता है आपकी शॉप पे, और आप उसको सैलरी दे रहे हो ₹1,00,000 पर मंथ, और नॉर्मली जो वो काम करता है उसकी सैलरी बनती है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये पर मंथ। आप उसे ₹1,00,000 पर मंथ दे रहे हो, जान मुझ के अपना क्या दिखा रहे हो? ज़्यादा खर्चा दिखा रहे हो। तो बच्चों अगर आप किसी भी रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करते हो, किसी भी रिलेटिव को आप क्या कर रहे हो? एक्सेसिव पेमेंट करते हो, तो वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। ओनली दी एक्सेसिव पोर्शन विल बी डिसअलाउड। यहाँ पे लिखना ओनली एक्सेसिव जो पोर्शन होगा ना वो डिसअलाउड होगा। ओनली एक्सेसिव पोर्शन विल बी डिसअलाउड। जैसे मतलब 20,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे थे बच्चों, सॉरी 1,00,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे थे, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी बनती है? 20,000 रुपये पर मंथ। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगी। आपने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया बच्चों? 80,000 पर मंथ। तो ये 80,000 पर मंथ ही क्या होगा? डिसअलाउड। जो जेन्युइनली बनता है वो तो क्या होगा बच्चों? अलाउड होगा ही होगा। अब सर रिलेटिव का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, अगर कोई इंडिविजुअल है ना तो उसका रिलेटिव में आएगा स्पाउस, पेरेंट्स, यानी अगर हम बात करते हैं स्पाउस आ गया, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स। ये सब क्या आएंगे बच्चों? उसके रिलेटिव में कंसिडर किए जाएंगे। अगर कोई HUF है तो HUF के मेंबर तो रिलेटिव है ही सही, और मेंबर के रिलेटिव भी HUF के रिलेटिव है। मेंबर के रिलेटिव भी HUF के क्या है बच्चों? रिलेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी HUF में मैं एक मेंबर हूं बच्चों, अब पेमेंट HUF ने किसको किया है? मेरी स्पाउस को किया है, मतलब मेरी वाइफ को किया है। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? मेंबर के स्पाउस, मेंबर के फादर, मेंबर के मदर, मेंबर के ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन भी किसमें? HUF के रिलेटिव कंसिडर किए जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होगा बच्चों? देखो पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर तो क्या है बच्चों? रिलेटिव है। पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर तो रिलेटिव रहेंगे ही सही। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म किसी भी चीज़ का पेमेंट करेगी पार्टनर को तो वो रीजनेबल अमाउंट ही होना चाहिए। अच्छा याद है आपको, मैंने पढ़ाया था सेक्शन नंबर 31 और 30 में पढ़ाया था मैंने आपको, पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को रेंट का पेमेंट करेगी तो वो रीजनेबल होना चाहिए। वो मैंने इसकी वजह से बोला था बच्चों, है ना, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर क्या होते हैं? रिलेटिव कंसिडर करे जाते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो भी पेमेंट करेगी वो किसका होना चाहिए? रीजनेबल अमाउंट का होना चाहिए। और एक बात याद रखना, पार्टनर्स के रिलेटिव भी क्या माने जाएंगे बच्चों? रिलेटिव कंसिडर किए जाएंगे। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म भी किसको पेमेंट करती है? पार्टनर के रिलेटिव को, यानी पार्टनर की स्पाउस को, पार्टनर के फादर को, पार्टनर की मदर को, ब्रदर सिस्टर को, चिल्ड्रंस को, ग्रैंड फादर को, तो वो अमाउंट क्या होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। मतलब आप जानबूझ के ज्यादा खर्चा दिखाना चाह रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो एक्सेसिव अमाउंट है दैट विल बी डिसअलाउड। फिर हम बात करते हैं बच्चों कंपनी एंड डायरेक्टर आर रिलेटिव, और डायरेक्टर के रिलेटिव भी क्या रहेंगे बच्चों? रिलेटिव रहेंगे। डायरेक्टर के रिलेटिव्स भी क्या रहेंगे बच्चों? रिलेटिव रहेंगे। तो कंपनी जब डायरेक्टर को पेमेंट कर रही हो या डायरेक्टर के रिलेटिव को पेमेंट कर रही हो तो व्हाट विल हैपन? द अमाउंट शुड बी रीजनेबल। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कर दिया है? पे कर दिया है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने पे किया है वो क्या हो जाएगा बच्चों? डिसअलाउड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने डायरेक्टर की स्पाउस को कमीशन पे किया और वो अनाप शनाप कमीशन पे कर दिया, सिर्फ 30% 40% कमीशन पे कर दिया। नॉर्मली तो कोई 5% कमीशन पे करता है, उसने 40% पे कर दिया। तो बच्चों दैट एक्स्ट्रा कमीशन जो पे किया है तो वो एक्स्ट्रा कमीशन क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा कंपनी के रेस्पेक्ट में। अच्छा एक बात तो याद रखना, कंपनी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव कौन कौन होगा? डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिलेटिव
और ऐसा पर्सन जो कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या करता है बच्चों, होल्ड करता है। ऐसा पर्सन जो कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, इसका मतलब ये है जिसके पास कंपनी के 20% और उससे ज़्यादा के शेयर है, भले ही वो डायरेक्टर नहीं हो, भले ही वो डायरेक्टर नहीं हो, लेकिन वो कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्ड करता है, 20% या उससे ज़्यादा, तो उसका मानेंगे कि कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अगर कंपनी उस शेयर होल्डर को भी क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, तो दैट पेमेंट शुड बी दी रीजनेबल अमाउंट, अदरवाइज दैट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। इसके बाद बच्चों एक चीज़ और याद रखना कि जैसे ए लिमिटेड है और इसकी सब्सिडरी कंपनी है एस, और ए की एक और एक सब्सिडरी कंपनी है वाई, तो बच्चों ए और एस तो रिलेटिव है ही सही, और ए और वाई तो क्या है बच्चों, रिलेटिव है ही सही, लेकिन एस और वाई को भी क्या मान लिया जाएगा, रिलेटिव मान लिया जाएगा। तो चाहे एस वाई को पेमेंट करे या वाई एस को पेमेंट करे, तो बच्चों दैट अमाउंट शुड बी दी रीजनेबल, अदरवाइज आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पे कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, वो आप पेंडल में क्या नहीं कर सकते, डेबिट नहीं कर सकते। चलिए तो बच्चों अच्छा, और एच उसके केस में भी अपन देख लेते हैं बच्चों। एओपी बीओआई के अंदर, एओपी बीओआई के अंदर उसके मेंबर्स तो रिलेटिव होंगे बच्चों, और उस मेंबर के रिलेटिव भी क्या होंगे, रिलेटिव कंसिडर किए जाएंगे। तो हो गई बात खत्म बच्चों। क्या पढ़ा अपन ने 48 के अंदर, 48 ने ये बोला कि जब भी आप कोई खर्चा कर रहे हो और वो आप किसको पेमेंट कर रहे हो बच्चों, रिलेटिव को। अच्छा, रिलेटिव के अलावा किसी को एक्सेसिव पेमेंट करना तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटिव का आप पेमेंट कर रहे हो तो दैट शुड बी रीजनेबल। रीजनेबल यानी मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस के हिसाब से होना चाहिए। तो कभी भी कोई इंडिविजुअल अपने फादर को, मदर को, स्पाउस को, चिल्ड्रन को, ग्रैंड पेरेंट्स को, ब्रदर को, सिस्टर को पेमेंट करेगा तो दैट एक्सपेंडिचर शुड बी रीजनेबल। उनको जॉब पे रखा, उनको सैलरी दे रहा है तो वो सैलरी रीजनेबल, उनको कमीशन दे रहा है तो वो कमीशन क्या होना चाहिए बच्चों, रीजनेबल होना चाहिए। अच्छा, मान लो इंडिविजुअल अपने भाई की कोई दुकान है, वहां से कोई रॉ मटेरियल परचेस करता है, तो वो रॉ मटेरियल परचेस करेगा तो पेमेंट करेगा, तो रॉ मटेरियल खर्चा भी क्या होना चाहिए बच्चों, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जान मुझ के आप क्या कर रहे हो, अपना ज्यादा खर्चा दिखा रहे हो और अपना प्रॉफिट क्या करना चाहते हो, कम करना चाहते हो। अगर ऐसा करोगे तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हो दैट विल बी डिसअलाउड। एचयूएफ अपने मेंबर को करे या फिर मेंबर के रिलेटिव को करे, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को करे या पार्टनर के रिलेटिव। अच्छा, पार्टनर के रिलेटिव मतलब कौन हो जाएगा, पार्टनर के स्पाउस को, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, चिल्ड्रन को, ग्रैंड पेरेंट्स को आपने पेमेंट किया है। पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर के ग्रैंड पेरेंट्स को पेमेंट किया तो भी रिलेटिव है, वो अमाउंट क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। कंपनी के केस में कंपनी डायरेक्टर था रिलेटिव, कंपनी जब भी डायरेक्टर को पेमेंट करेगी वो रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए। कंपनी डायरेक्टर के रिलेटिव को पेमेंट करेगी तो दैट अमाउंट शुड बी रीजनेबल। और कंपनी अगर ऐसे पर्सन को पेमेंट करे जो कि कंपनी के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, वो अमाउंट भी रीजनेबल होनी चाहिए बच्चों। अगर नहीं हुई तो 48 बोलता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसी को क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इंडिविजुअल ने अपने ब्रदर को सैलरी का पेमेंट किया 6 लाख रुपए पर एनम, और आपको लिखा हुआ है कि वो जो सैलरी थी वो मार्केट वैल्यू जो थी वो कितनी बनती, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। तो आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी ना, तो दिस 2 lakhs विल बी डिसअलाउड। 2 lakhs क्या हो जाएंगे बच्चों, डिसअलाउड हो जाएंगे। तो ये था अपने डिसअलावेंसेस के 6 पॉइंट, और 2-4 पॉइंट बचे बच्चों, अगले लेक्चर में वो देखकर अगले में तो ख़त्म नहीं होगा, 2-3 लेक्चर लगेंगे, फटाफट खत्म होगा। दो पॉइंट्स है बच्चों जो बड़े हैं, बाकी सारे पॉइंट छोटे ही है। इसके बाद वाले जो 2 पॉइंट है थोड़े से बड़े हैं, बाकी फिर खत्म हो जाएगा फटाफट से ये। चलिए फटाफट से मुझे एक बार वापस रिकैप करो, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आप लोगों को अभी तक आया होगा। चलिए सबसे पहले मुझे बोलिए कि अगर आप पेमेंट करते हो किसको बच्चों, नॉन रेसिडेंट को, या फिर आउटसाइड इंडिया पेमेंट करते हो, नॉन रेसिडेंट को इंडिया में पेमेंट करते हो, किस चीज़ का, इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का, या फिर कोई ऐसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हो जिसका नेचर किससे मिलता जुलता है, इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज से मिलता जुलता है। अब किन किन चीज़ों का नेचर मिलता जुलता है बच्चों, वो केस लॉ अपन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप पेमेंट करो तो आप टीडीएस क्या कर लो, कट कर लो, और टीडीएस कट करके जमा कर दो। टीडीएस कब कट कर लो, प्रीवियस ईयर में, और जमा कब कर दो बच्चों, रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले। अगर ऐसा नहीं करा, दोनों में से कहीं दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो बच्चों 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। फिर आप किसी रेसिडेंट को कुछ भी सम का पेमेंट कर रहे हो, कुछ भी सम, चाहे वो इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी हो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है बच्चों, विल ओनली बी अलाउड if TDS has been deducted in the previous year and deposited before the due date of filing of return. अदरवाइज पूरा नहीं बच्चों, कितना डिसअलाउ हो जाएगा, 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। फिर अपन ने देखा कि अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को सैलरी का पेमेंट करते हैं तो उस पर टीडीएस कट करके उसकी ड्यू डेट, टीडीएस की ड्यू डेट है अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले, और अप्रैल का हो तो बच्चों मार्च का हो तो अप्रैल की 30 तारीख से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अदरवाइज वो सैलरी की डिडक्शन फिर आप बाद में भी नहीं ले सकते। फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन कोई फीस लेती है, या फिर एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनेटरी पर्क्स का पेमेंट किया तो वो पिंडल में डेबिट नहीं कर पाएगा, और आप अपने रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करते हो तो वो एक्सेसिव अमाउंट पिंडल में डेबिट नहीं कर सकते।
थैंक यू बच्चों।